जय हिंद एवरीवन। मैं शुभम बर्वे लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम एक और टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पीवाईक्यू लेक्चर्स को फॉलो किया है वो कंटिन्यू मुझसे जुड़ते रहें और प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सीखते रहें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है भाई। आज हम जो टॉपिक डील करेंगे वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो पीएनएसटी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस है उसके दो पार्ट मैंने करवा चुका है और ये तीसरा पार्ट है जो आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट है, इसमें पूरे सारे जितने क्वेश्चन बचे हुए वो सारे के सारे हम लोग डील करेंगे और प्रॉपर में डिटेल सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि अभी हम थ्योरी लेक्चर्स भी आपको लेकर देंगे, जिसमें थ्योरी लेक्चर्स में हम सारे डाउट्स आपको क्लियर करेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऐसे बच्चे जो कंटिन्यू नीट पीएनएसटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए। कंटिन्यू आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हम करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव या इनर्ट बोल रहा है, मतलब ये चार आपको कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इसमें आपको ये बोल रहा है ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। तो मैंने आपको इसके पहले जब लेक्चर करवाए थे उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो क्वेश्चंस अपन ने किए थे उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि हमको ये देखना है कि जो भी आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप चेक करोगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर क्या बोलना चाहिए प्रेजेंट है मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन जो दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको दिया है वो क्या दिया है देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया है, क्रोमियम के साथ यहां पर देके रखा है क्या, तीन बाइडेंटेड लिगेंड है ऑक्सिलेट, और यहाँ पर चार्ज क्या लगा के रखा है 3-। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो क्रोमियम के साथ जो ऑक्सिलेट लगा हुआ है बेटा, ये ऑक्सिलेट एक्चुअल में बाइडेंटेड लिगेंड, कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है ऑक्सिलेट। अब ये ऑक्सिलेट में देखो ये दो डोनर साइड है, कितनी डोनर साइड है? दो। तो यहाँ पर अगर मेटल है तो यहाँ पर ये डोनर साइड ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके क्या बनाती है? दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है। चूंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड में दोनों डोनर साइड सेम है तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एक सिंपल से मॉलिक्यूल से। मतलब ये जो आपका क्या बोलना चाहिए ऑक्सिलेट है उसको मैं यहाँ पर एक सिंगल बाइडेंटेड एटम से या बाइडेंटेड मॉलिक्यूल से सेम इसको क्या कर रहा हूँ? रिप्लेस कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर इसकी जगह पे मैं इसको रखूंगा। तो ध्यान से देखना ये कैसे बनेगा। यहाँ पर ये देखो ये दो आपके पास एक बाइडेंटेड लिगेंड मतलब ये ऑक्सिलेट हो गया। दूसरा ऑक्सिलेट आपने कैसे जोड़ दिया? कुछ ऐसे जोड़ दिया। ये दूसरा ऑक्सिलेट आपने जोड़ दिया जिसमें दोनों डोनर साइड कैसी सेम, और ये तीसरा ऑक्सिलेट आपने ऐसे जोड़ दिया। देखो ओके, ये देखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसको ये जो मॉलिक्यूल है इसको आप किसी भी एंगल से कट करो, किसी भी पार्ट से कट करो, आप दो बराबर पार्ट में इसको कट नहीं कर सकेंगे। याद रखना यहाँ पे दो बराबर पार्ट में इसको कट नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मिरर इमेज पॉसिबल है क्या? क्या इसका मिरर इमेज पॉसिबल है क्या? हाँ, एक मिनट, इसका मिरर इमेज पॉसिबल है क्या? तो हाँ, यहाँ पे अगर मैं मिरर लगाऊं तो यहाँ इसका मिरर इमेज अपने पास बन जाएगा। वो कुछ इस टाइप से रहेगा, देखिएगा। ये जो राइट में बन रहा है वो यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा, यहाँ जो राइट में बन रहा है वो यहाँ लेफ्ट में आएगा उसका मिरर इमेज में, और ये जो लेफ्ट में था वो राइट में यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया इसका, जिसका अगर मैं किसी भी प्लेन से इसको कट करूं तो ये दो पार्ट में नहीं कट हो पाएगा। तो ये जो फॉर्म होगा इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी मैंने बोल दिया, ये प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर दिए। और इसका जो मिरर इमेज है ये क्या बनाया हूं मैंने? मिरर। ये क्या लगाया है यहाँ पे? मिरर। तो इसका जो मिरर इमेज आ रहा है इसको एल फॉर्म बोल रहे हैं, या लिवो रोटेटरी या माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये दोनों फॉर्म की अगर मैं कंपेयर करूं, इस फॉर्म को इसके ऊपर जस्ट उठाकर जैसे कि वैसे रख दूं तो ये दोनों फॉर्म एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होते, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इसी कारण से ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे।
तो ये जनरली जो मॉलिक्यूल है पहला वाला, ये तो ऑप्टिकल आइसोमर है, ठीक है जी। तो ये वाला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने ऑप्टिकली इनर्ट बोला था। ऑप्टिकल इनर्ट का मतलब क्या है, उसमें प्रकाशिक समायोजकता नहीं पाई जाएगी। इसको मिटा देते हैं बेटा, सेकंड नंबर पे आते हैं, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं, देखिएगा जरा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहला तो आपका ऑप्शन नहीं हुआ, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे में देखो, दूसरे में भी सेम चीज हुई है, ध्यान से सुनना। कोबाल्ट के साथ 3 बाइडेंटेड लिगेंड दिए, कोबाल्ट के साथ 3 बाइडेंटेड लिगेंड दिए, लेकिन कौन से दिए इस बार, एथिलीन डाइमीन। कोबाल्ट के साथ 3 बाइडेंटेड लिगेंड दिए हैं उन्होंने, और चार्ज यहाँ पर नहीं लगाया है। वैसे होना चाहिए यहाँ 3+ चार्ज, क्योंकि कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। या नहीं लगा है तो आप लगा दो ऐसे करके, ठीक है जी। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ अब एथिलीन डाइमीन कैसे लिखते हैं आप, तो एथिलीन डाइमीन का सूत्र जो है वो कुछ इस टाइप से होता है, CH2 और यहाँ पे क्या लगा होता है, NH2 ग्रुप। तो ये होता है एथिलीन डाइमीन। इसके पास यहाँ पर नाइट्रोजन में कितने डोनर साइड होते हैं, दोनों नाइट्रोजन पे एक एक डोनर साइड होते हैं। मैं इसको कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये NH2 और ये NH2। यहाँ पे अगर मेटल है तो इस मेटल को ये नाइट्रोजन एक डोनर साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरी डोनर साइड से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे भी जो एथिलीन डाइमीन में जो लिगेंड, जो एथिलीन डाइमीन है, ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है और इसके पास 2 डोनर साइड है और दोनों कैसी है, सेम। तो इसको भी मैं, जो ये वाला जो एथिलीन डाइमीन है, इसको भी मैं AA यानी एक बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए इसको ले रहे हैं। तो मैंने इसको एथिलीन डाइमीन को भी AA से रिप्रेजेंट किया है। इसको सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस लिगेंड को बीच से एक प्लेन डाल के कट करूं तो ये 2 हाफ पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं, ठीक है जी। आते हैं यहाँ पे कोबाल्ट के साथ जो यहाँ पर 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं, एथिलीन डाइमीन जिसको हम बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एथिलीन डाइमीन। ये एक न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये एक न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है। ओके, अब देखो कोबाल्ट के साथ यहाँ पर फिर से आप वही करो, यहाँ पे AA जोड़ दो आप ऐसे। ओके, ये देखो, ये आपस में जुड़े और ये देखो, एक एथिलीन डाइमीन है दूसरा और ये तीसरा। भाई इसको अगर मैं डी फॉर्म बोलूंगा या डेक्स्ट्रोरोटेटरी इसको बोलेंगे, तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूं, मिरर, क्या लगा दूं, मिरर। तो ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे किधर से भी आप POS डालोगे, किसी भी प्लेन से आप कट करना चाहोगे, तो यहाँ पे ये 2 बराबर पार्ट में नहीं कटेगा, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब इसका मिरर इमेज अगर मैं बनाऊंगा, तो इसका मिरर इमेज जो बनाएंगे उसमें हमको जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट के साथ यहाँ पर A, यहाँ पर A, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इधर लेफ्ट में आएगा, ये वाला राइट वाला इधर लेफ्ट पे आएगा, A, और ये जो लेफ्ट में था वो यहाँ पे राइट में आ जाएगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्म बनेगा, इसको लिवो रोटेटरी है, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे भी POS एब्सेंट है, मतलब ये 2 फॉर्म हमको मिले, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और हमको तो इनएक्टिव पूछा था, तो बी वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इसको भी मिटाते हैं, बी वाला भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्टिकल आइसोमेरिस पाई जा रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे, तो देखो थर्ड नंबर वाला क्या दिया था, थर्ड नंबर वाला ऑप्शन क्या दिया था, देखो ये दिया था बेटा सिस कोबाल्ट एथिलीन डाइमीन, उसने एक मॉलिक्यूल दिया था, और एक मिनट, इसको 2 होंगे क्योंकि इसके दोनों फॉर्म लिया ना, एथिलीन डाइमीन 2 लिया है उसने, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, ये Cl2, ठीक है, ये लिया उसने। एक आपके पास कोबाल्ट के साथ जो है ना, उसने 2 बाइडेंटेड लिगेंड जोड़ा है और 2 क्लोरीन को जोड़ दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ 6 ही बनने वाले हैं। क्यों, क्योंकि 2 बाइडेंटेड लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4, और 2 क्लोरीन कितने बनाएंगे, 2। तो यहाँ पर देखिएगा, और सिस फॉर्म बोला है, कैसा फॉर्म बोला है, सिस फॉर्म। तो देखिएगा जरा ध्यान से, सिस फॉर्म बोला है तो कैसे लिखोगे, और ट्रांस बोलता है तो कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। अब सिस फॉर्म में अपन इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो CO, यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे एक Cl ऐसे, और यहाँ पर एथिलीन डाइमीन जो है, एथिलीन डाइमीन को अगर मैं पूरा कंप्लीट लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, NH2 और 2 मेथिल ग्रुप को अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है NH2, और 2 मेथिल ग्रुप को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ जो ये 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं वो सिस पोजीशन में है, 90 डिग्री के एंगल में। यहाँ पे क्लोरीन, कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 90 डिग्री का, इसलिए इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। अब ये सिस फॉर्म जो है, यहाँ पर ये जो सिस फॉर्म आपको मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला, इस सिस फॉर्म में आपको एक बात याद रखनी बच्चों, ये जो सिस फॉर्म है इसमें POS एब्सेंट है,
इसमें पीओएस क्या है, अब्सेंट। और जब भी पीओएस अब्सेंट है किसी मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर इसमें हमेशा ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव, क्योंकि इसके भी दो फॉर्म बन जाएंगे, ये भी डी और एल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर मैं मिरर लगाऊं तो इसका जस्ट मिरर इमेज बनेगा, और इसको मैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लियो रोटेटरी हो जाएगा। मतलब ये भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेकिन डी वाला अगर हम देखेंगे तो डी वाले ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, ट्रांस, ट्रांस दिया हुआ है डैश, कोबाल्ट के साथ एथिलीन डायमीन के दो मॉलिक्यूल और Cl2 है दो। क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पे अब इसको अगर ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो क्लोरीन को एक दूसरे से 180 पे लगा दो आप, और यहाँ पे लगा दो एथिलीन डायमीन, यहाँ पे क्या लगा दो, एथिलीन डायमीन। तो एथिलीन डायमीन को अपन कुछ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे दो मेथिल ग्रुप है तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे लिखा जा सकता है, ये एथिलीन डायमीन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, ये क्लोरीन, कोबाल्ट और ये क्लोरीन कैसे, देखो क्लोरीन, ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे से अपोजिट पे हैं, तो क्लोरीन, कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच में यहाँ पर ये क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180। और जब भी 180 बॉन्ड एंगल आता है तो ये जो है ट्रांस फॉर्म कहलाती है। कौन सी फॉर्म कहलाती है, ट्रांस, या इसको हम ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। अब क्या यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, यस, ये यहाँ से एक प्लेन पास कराया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल तो बराबर पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पीओएस प्रेजेंट, और पीओएस प्रेजेंट है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, डी वाला करेक्ट आंसर होना है, कि ट्रांस वाला जो आपके पास ये मॉलिक्यूल दिया है इसमें जो है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस कारण से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा तो आपको वही तो पूछा था, ऑप्टिकली इनर्ट मॉलिक्यूल कौन सा, ऐसे क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए, पीएनएसटी में आया हुआ था क्वेश्चन 2011 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक कार्ब धात्विक यौगिक पूछा था। ये कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब क्या है, जनरली याद रखना, आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होता है, जब दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है इसमें, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, मेटल के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा हो, मेटल के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो। जब भी किसी मॉलिक्यूल में ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मेटल से डायरेक्ट कौन अटैच है, कार्बन एटम अटैच है। और दूसरा देखो कुछ एलिमेंट और बता रहा हूं मैं मेटल के अलावा, जैसे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, और ये लगभग इतने एलिमेंट याद रखो, इनके साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच है। इसके कॉन्सेप्ट को सीधे मैं बता दे रहा हूं, इतना सा याद रखना, पहचानना कैसे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी मेटल आपको दिखाई दे रहा है उससे कार्बन एटम अगर जुड़ा है तो बेटा उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, इनके साथ कोई कार्बन एटम जुड़ा है तो अपन उसको क्या बोल देंगे, बताइए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। चलो आप बोल रहे होंगे सर एग्जांपल तो बताइए, जैसे पहला एग्जांपल बताता हूं मैं, यहाँ पे देखना, ये हमारे पास है CH3MgBr। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैग्नीशियम डायरेक्ट किससे जुड़ा है, कार्बन से। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास यहां पर C2H5 होल ट्वाइस Zn दिया है, डाइएथिल जिंक इसको बोलते हैं, इसमें जिंक से डायरेक्ट कौन जुड़ा है, एथिल ग्रुप जुड़ा है। कौन जुड़ा है, एथिल ग्रुप जुड़ा है। तीसरा देखो, अगर यहाँ एल्यूमिनियम के साथ तीन क्या जुड़ गए हैं, मेथिल ग्रुप, ठीक है, तो इसको भी अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल से अनगिनत एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फोर्थ बात करूं, जैसे बोरॉन के साथ बात करूं तो बोरॉन के साथ तीन मेथिल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम के साथ बात करूं तो एल्यूमिनियम हो चुका है। सिलिकॉन के साथ बात करूं तो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, जिससे 4 मेथिल ग्रुप अटैच है। यहीं पे अगर मैं आर्सेनिक की बात करूं तो आर्सेनिक जो है इसके 3 मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे मेटल कोई भी आपके पास हो सकता है, मेटल काफी सारे, मेटल के साथ जब भी आपका कोई क्या जुड़ा होगा, डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है मेटल के साथ, या फिर ये जो एलिमेंट मैंने लिखा है इनके साथ अगर डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, जैसे यहाँ पर देखो सिलिकॉन के साथ यहाँ जो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं इसमें कार्बन ही तो बॉन्ड बना रहा है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, ठीक है जी। ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में देखो,
यहाँ मैग्नीशियम के साथ दो इथॉक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये मैग्नीशियम है। देखो पहले ऑप्शन में इसमें O C2H5 ग्रुप लगा है, इधर भी क्या लगा है O C2H5 ग्रुप। तो भाई यहाँ मेटल के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। मैंने कंडीशन क्या बताया, मेटल के साथ कार्बन जुड़ना चाहिए। यहाँ पर देखो मेटल से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ रहा है, नहीं, नाइट्रोजन को मैंने थोड़ी ना कंसीडर किया, नहीं, नाइट्रोजन के साथ भी नहीं। ये देखो सिलिकॉन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा नोट कर लेना, इसके पीछे कॉन्सेप्ट काफी सारे, पर जो पहचानना है हमको क्या बोलना चाहिए तरीका, वो आपको मैंने बता दिया, उससे आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा एक कॉम्प्लेक्स दिया था, इसमें बोल रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस की संख्या कितनी है। तो बेटा ये जो आपके पास प्लेटिनम का स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसमें मेटल के साथ दो टाइप के लिगेंड जुड़े हैं और संख्या कितनी जुड़ी है, 2 के नंबर पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, देखो ये दो फॉर्म में पाया जाता है बच्चों। इसको अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं, अगर प्लेटिनम के साथ मैंने 90 डिग्री में दो एमीन ग्रुप लगाए ऐसे, और 90 डिग्री में दो क्लोरीन ग्रुप लगाए ऐसे। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इसके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कितने का एंगल है, 90 का, और ये एमीन एमीन के बीच में कितना एंगल है, 90। मतलब दो सेम लिगेंड के बीच में 90 का एंगल है, मतलब इसको सिस आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर बोलेंगे। और इसी को एक टाइप से और रीअरेंज कर सकते हैं, देखिएगा इसी को अपन एक टाइप से और लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, देखो प्लेटिनम के साथ अगर मैंने एमीन को जो है वो डायगोनल लगा दिया, एक एमीन को इधर लगाया, एक एमीन को इधर लगा दिया, और एक क्लोरीन को मैंने इधर लगाया, और एक क्लोरीन को ऐसे डायगोनली लगा दिए। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस बार अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो सेम जो आपके पास लिगेंड थे, ठीक है, इस बार जो सेम लिगेंड थे बच्चों, उन सेम लिगेंड के बीच में इस बार क्या हो रहा है, एक दूसरे से अपोजिट आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे सेम लिगेंड के बीच में कितना एंगल आ रहा है, 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। कितना एंगल आ रहा है, 180। जबकि यहाँ पे जो सेम लिगेंड थे, यहाँ दो सेम लिगेंड जो थे, यहाँ दो सेम लिगेंड जो थे, उनके बीच में कितना एंगल आ रहा था, 90 डिग्री का। और यहाँ पर दो सेम लिगेंड के बीच में कितना एंगल आ रहा है, यहाँ दो सेम लिगेंड के बीच में कितना एंगल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बच्चों 180 डिग्री का। और मैंने बताया था कि मेटल के साथ जब दो सेम लिगेंड जुड़ रहे हैं, उनके बीच अगर 90 का एंगल बनेगा तो सिस फॉर्म, 180 का एंगल बनेगा तो ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये कौन सा फॉर्म बोलेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म या इसको ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस मॉलिक्यूल के लिए कितने होंगे बताओ, दो, एक सिस और एक क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाला। ये भी पीएनएसटी में प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, एक कॉम्प्लेक्स दिया था MABCD कॉम्प्लेक्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस की संख्या कितनी होगी। ये वाला आइसोमेरिस जो है मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, जो कल एक वीडियो डाला था मेरा इसके पहले, उसको अगर आपने अच्छे से देख लिया था तो इसको बड़े आसानी से आप कर लेते, और नहीं देखा था तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार और आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस टाइप का जब कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें मेटल से चार ये जो लिगेंड जुड़े हैं ABCD, अब ये जो ABCD जुड़े हैं बेटा, ये ABCD एक्चुअल में क्या है पहले ये समझ लो। तो ये ABCD जो होते हैं, ये होते हैं बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, ऐसे लिगेंड जिसके पास एक ही डोनर साइड होती है, जैसे क्लोरीन हो गया, जैसे OH माइनस हो गया, जैसे वाटर मॉलिक्यूल मींस एक्वा, जैसे एमीन हो गया, जैसे यहाँ पे फ्लोराइड हो गया। ठीक है, ऐसे काफी सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। तो ABCD के जगह पे हम ऐसे कोई भी मोनोडेंटेड लिगेंड को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप करोगे क्या, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि ये जो चार लिगेंड है डिफरेंट टाइप के, उनको आप पहले तो आप निकाल लीजिए बाहर। इसके बाद आप क्या करिए, इनका पेयर बनाइए। तो पहले देखो, अच्छा पेयर बनाने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको अपन नंबर देते हैं 1 2 3 और ये क्या है 4। आप ध्यान से देना, इसका पेयर बनाएंगे। 1 का एक बार पेयर बना लिए किसके साथ, 2 के साथ, और 3 का पेयर किसके साथ बना लिए, 4 के साथ। तो 1 का 2 के साथ और 3 का 4 के साथ पेयर बन गया। दूसरा पेयर क्या पॉसिबल है, 1 को 3 के साथ रख सकते हैं, और
1 को 3 के साथ रखे तो 2 को किसके साथ रख सकते हैं, 4 के साथ। तीसरा जो आपके पास पेयर बना सकते हैं, 1 को 4 के साथ रख लो, 1 को 4 के साथ पेयर बना लो, और 2 को किसके साथ बना लो, 2 का पेयर 3 के साथ बना लो। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जो पेयर बनाए उसको जिस एलिमेंट को नंबर दिए थे उसको अपन क्या करेंगे, जिस लिगेंड को जो नंबर दिए थे वो लिख लेते हैं। जैसे 1 और 2 के जगह पे क्या आया, ए बी आ गया, ठीक है। और 3 और 4 के जगह पे क्या आ गया, सी और डी आ गया, ओके। फिर देखते हैं दूसरे पेयर में 1 3 था, मतलब ए सी और 2 4 बी डी, ये आ गया, ओके। फिर यहाँ देखो तीसरा जो पेयर है 1 4 मतलब ए डी, और 2 3 में क्या आ गया, बी सी। अब ये जो तीन पेयर आए इनको अब कैसे अरेंज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है। तो यहाँ देखना, इसको मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लेना पहले, ठीक है। पहला जो पेयर आया था उसमें ए बी और क्या था बेटा, सी डी, ये पेयर हमको मिला था। अब इसको कैसे अरेंज करना है, तो ये एम क्या है, यहाँ पे मेटल है ना, तो ये मेटल के डायगोनल में अरेंज करते हैं इसको। देखो ए के डायगोनल में किसको अरेंज करेंगे, बी को अरेंज कर देंगे। ए के डायगोनल में किसको अरेंज कर देंगे, बी को। और ये सी के डायगोनल पे किसको अरेंज कर देंगे, डी को। क्लियर है। तो यहाँ पर एक हमारे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन जाएगा। ये पहला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना। दूसरा क्या बन सकता है, देखो दूसरा जो पेयर है उसको लेकर आओ। एक क्या था, AC, और एक क्या था बेटा, BD। एक AC और एक क्या था, BD। करना वही काम है, मतलब ये मेटल है, मेटल का एक डायगोनल ले लो, उसमें एक साइड A को बिठाओ, एक साइड C को बिठाओ। इधर फिर BD में क्या करना है, एक साइड B को बिठा ले, इसके जस्ट डायगोनल में किसको बिठा ले, D को बिठा ले। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे लाइन लगा के स्क्वायर प्लेनर टाइप का शेप दे दो, ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, ठीक है जी, ओके। अब तीसरा पेयर लेकर आओ। तीसरा पेयर लेकर आएंगे तो तीसरे पेयर में हम लोग क्या देख रहे थे, जो तीसरा पेयर है हमारे पास वो क्या था, AD और क्या था बेटा, BC। AD और BC। अब इसको भी देखो, यहाँ मेटल के साथ डायगोनल अरेंज करना है, तो A के डायगोनल में कौन आएगा, D। A के डायगोनल में कौन आएगा, D। और B के डायगोनल में कौन आ जाएगा, C। अब इनको आप क्या कर लो, इनको आप लाइन लगाकर ऐसे मर्ज कर लो, ओके। तो ये तीन टाइप के मेरे पास क्या बने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। तीनों सेपरेट है बेटा, तीनों कैसे यहाँ पर सेपरेट है, ठीक है। दो एलिमेंट से भी कंपेयर करोगे तो आपको सेपरेट दिखाई देंगे। देखो जैसे यहाँ ए और सी 90 पे है, यहाँ ए और सी कैसे है, 180 पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप हर इसमें देखोगे तो कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई देगा। मतलब मैक्सिमम आप इसके कितने आइसोमर बना सकते हैं, GI 3। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3 वाला हो जाएगा, मतलब सॉरी बी वाला हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया, बहुत आसान है, अच्छे से आप भी करोगे आपसे भी बन जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो यहाँ पर एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है एक्चुअल में, यहाँ पे 2+ आएगा ना चार्ज, यहाँ 2+ आएगा, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, इसको आप मिटा देंगे, ये 2+ चार्ज आएगा यहाँ पे, ओके। एक्चुअल में ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, Fe, H2O, 5NO, और यहाँ पर जो है ना इसके बाहर होता है सल्फेट। तो वही इसको अगर ब्रेक डाउन करोगे आप, इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये कुछ ऐसा ब्रेक होता है, जरा ध्यान सुन लेना। Fe, H2O होल 5NO, यहाँ पर प्लस SO4 2-, और यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, 2+। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा, 2+, इसलिए मैंने इसको आपको सुधार के बता दिया, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, ओके। देखो सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको जैसे के वैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो 5 एक्वा लिगेंड जुड़े, कितने, 5, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0। तो यहाँ पे 5 इंटू क्या कर दिया, 0, प्लस नाइट्रोसिल जुड़ा हुआ है, नाइट्रोसिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। तो +1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कॉम्प्लेक्स के बाहर कितना चार्ज है, +2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, या यहाँ पे +2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर +2 चार्ज है तो यहाँ पे इक्वल में क्या लिखा जाता है, +2। आइए Fe, अब ये देखो यहाँ पे +1 इक्वल टू ये +2। अब ये +1 राइट जाएगा तो -1 होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे Fe2 -1, तो बेटा क्या हो जाएगा, Fe इक्वल टू +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। इंपॉर्टेंट है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफा एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, PNST में 2 या 3 बार आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है,
ठीक है जी। तो यहाँ +1 आप आंसर लगाएंगे, मतलब पहला वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिएगा दो उसने क्या दिया है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और क्या बोला है कि ये कौन से आइसोमर होंगे। पहली बात, आप कॉम्प्लेक्स को अच्छे से देखो और यहां समझने का प्रयास करना। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी आप आइसोमर की बात करोगे, किसी भी आइसोमर या समावयवी की बात करोगे, तो उसमें एक चीज आपको पहले समझनी है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा कैसे होना चाहिए, सेम। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आइसोमर जो होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। वो किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, सेम। लेकिन यहाँ जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं उसको अगर मैं यहाँ लिखूं, तो पहले वाले में है पोटेशियम के कितने मोल्स, 4, और यहाँ ब्रैकेट में है बेटा Fe, और ये है Cn6। ओके, एंड यहाँ पे दिया है पोटेशियम 3 मोल्स दिया है, या 3, हाँ इसकी वैलेंस दिया है 3, और फिर FeCn6। ये देखो, क्या आपको यहाँ पर सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं सबके? नहीं, यहाँ पे पोटेशियम 4 है, यहाँ पे पोटेशियम 3 है। तो बेटा नंबर ऑफ यहाँ पे एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ क्या बोल दो एलिमेंट्स जो है वो कैसे दिया है, डिफरेंट दिया है। यहाँ पे पोटेशियम 4 है, यहाँ पोटेशियम 3 है, तो यहाँ तो नंबर डिफरेंट हो गए ना। आयरन 1 है, साइनेट 6 है, वो तो ठीक है, लेकिन पोटेशियम के नंबर यहाँ पे कैसे दिया है, कम ज्यादा दिया है। इसका मतलब ये आइसोमर नहीं हो सकते। ना तो आप उसको किस में कंसीडर करोगे, ना तो आपको आयनाइजेशन में करोगे, ना लिंकेज में करोगे, ना कोऑर्डिनेट में करोगे। लास्ट वाला आपका करेक्ट आंसर है कि भैया ये समावयवी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता तो अपन आइसोमर बोलते। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे देखो जरा, ये है CH3 CH2 और ये है OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, इसका अगर मेरे को एक आइसोमर मैंने बनाया, तो ये मैंने बनाया CH3O CH3। तो बेटा ये था इथेनॉल, और ये था आपके पास डाइमेथिल ईथर। ये क्या था? डाइमेथिल ईथर। अब ये दोनों का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखूं, तो दोनों में कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और ऑक्सीजन कितना है? 1। चलो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको मैं बता रहा हूं आपको। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो जरा, इसमें कार्बन कितने हैं? 2, इसमें भी कार्बन 2 है, इस पे हाइड्रोजन 6 है, इस पे भी हाइड्रोजन 6 है, इस पे ऑक्सीजन 1 है, इस पे भी ऑक्सीजन क्या है? 1 है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप दोनों के कैसे अलग अलग हैं। तो यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे ईथर ग्रुप है, तो ये फंक्शनल आइसोमर भी कहलाते हैं। ये क्या कहला सकते हैं? फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। जब अपन आइसोमेरिस पढ़ते हैं तो वहां पे अपन क्रियात्मक समायोजकता पढ़ते हैं, उसके एग्जाम्पल में इसको डील कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया था उसमें पोटेशियम के नंबर कम ज्यादा थे, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई भी आइसोमर नहीं होगा। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो ये कॉम्प्लेक्स दिया था बेटा, और क्या बोला था, इसको रिप्रेजेंट किया गया है। क्या बोल रहा है देखिए, एक बार पढ़ते हैं। दी कॉम्प्लेक्स सो बिलो रिप्रेजेंटेशन। एक कॉम्प्लेक्स दिया था, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करके दे दिया था, और क्या बोल रहा है कि ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों आइसोमर शो कर सकता है। देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूं, तो M के साथ यहाँ पर A B C D E और F, मतलब 6 जो लिगेंड जुड़े वो 6 के 6 डिफरेंट लिगेंड है। अगर ऐसा केस होगा, ऐसा केस होगा, तो बेटा याद रखना ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। ये दोनों शो करेगा। ठीक है, इसमें 6 के 6 लिगेंड कैसे डिफरेंट, ए भी अलग है, बी भी अलग है, सी भी अलग है, डी भी अलग है, ई भी अलग और एफ भी अलग है। ठीक है, तो ऐसे केस में दोनों शो कर सकता है। तो यहाँ पे देखो जरा, बोथ ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, पहला ही वाला करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पहला वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स, अच्छा एक कॉम्प्लेक्स दिया था और उसका आईयूपीएसी नाम पूछा था, बड़ा सिंपल सा था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर एमीन की वैलेंसी आप कर लेना 4, एमीन की वैलेंसी कितनी कर लेना 4। यहाँ पे वैलेंसी 4 नहीं की है, तो इसको देख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं लिख देता हूं एक बार। यहाँ पे क्या दिया है, कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ कितने एमीन दिया है 4, कोबाल्ट के साथ कितने एमीन दिया है 4, और एक दिया है एक्वा लिगेंड, और साथ में एक दिया है ब्रोमीन, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहाँ पर दिया है बच्चों नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स कितने, 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालू कोबाल्ट की, तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है दोनों,
एमीन और वाटर, तो इसके लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर इनकी 0 आएगी। ब्रोमीन की -1 और नाइट्रेट की -1, तो नाइट्रेट कितने 2 हैं, तो 2 माइनस और ये 1 माइनस, -3 राइट जाएगा तो +3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +3। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी यहाँ पे, +3 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हो, आपको पता है। तो NH3 के लिए क्या लिखते हो आप, NH3 का नाम क्या लिखते हो, एमीन। H2O का नाम क्या लिखते हो आप, एक्वा। और ब्रोमीन के लिए आता है ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो, ब्रोमो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ब्रोमो भी लिख सकते हैं, और मैं लिख दे रहा हूँ ब्रोमो, लेकिन जनरली ब्रोमाइडो ही लिखा जाता है, याद रखना। नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में IDO लगा देते हैं। तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, तो इसमें भी A है, इसमें भी क्या है, A है, लेकिन M पहले आएगा और Q इसमें देखो, दूसरा सेकंड लेटर देखोगे, ये दोनों में है तो सेकंड लेटर पे जाते हैं, तो M और इसमें क्या आ रहा है Q, तो M और Q में पहले कौन आएगा, M आ जाएगा। M और Q में पहले कौन आ जाएगा, M आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कितने एमीन है, 4, तो अपन लिखते हैं इसका नाम टेट्रा एमीन। क्या लिखते हैं, टेट्रा एमीन। फिर क्या लिखते हैं, एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा। फिर लिखेंगे ब्रोमो, यहाँ वैसे ब्रोमो दिया है तो मैं ब्रोमो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रोमो। फिर इसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, तो मेटल का नाम यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कोबाल्ट, क्योंकि कि कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, केटाइनिक, तो मेटल का सिंपल नाम ही आएगा। और उसके बाद इसके ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंकों में लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो एनायन है उसका नाम लिख देते, तो ये नाइट्रेट है तो नाइट्रेट लिखा जाएगा, तो ये करेक्ट इसका नाम हो जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया था। तो टेट्रा एमीन एक्वा ब्रोमो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ओके जी। लास्ट वाला देख लीजिए, आंसर आपका हो जाएगा, लास्ट वाला करेक्ट आंसर आपका सभी का आ रहा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके आंसर आते जाते हैं तो आप बिल्कुल आंसर देते जाइए कि कौन सा आंसर आ रहा है। आप वीडियो को चलते रहने दीजिए, आप क्वेश्चन देखिए खुद से सॉल्व करिए, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज कौन प्रदर्शित करेगा, है ना, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज को प्रदर्शित करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाले मॉलिक्यूल पे आते हैं, देखो ये मेटल है, मेटल के साथ ये बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा है, कौन सा लिगेंड जुड़ा है, ये बाइडेंटेड। और ये दोनों कौन से जुड़े हैं, मोनोडेंटेड। तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री डलेगी, और ये दोनों क्या है, एथिलीन ग्रुप है। तो यहां से 20 जब POS डालोगे तो ये दो हाफ पार्ट में बटेगा, तो यहाँ तो POS है, यहाँ POS प्रेजेंट है, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ये ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित नहीं करेगा, बी वाला तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, डी वाले में आओ, डी वाले में देख रहे हो आप, यहाँ पे स्क्वायर पे 4 लिगेंड सेम है, और दोनों दो लिगेंड जो यहाँ जुड़े हैं एक्सियल पोजीशन पे, यानी एक्सियल बॉन्ड पे जो दो लिगेंड जुड़े हैं वो कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ से भी अगर मैं प्लेन पास कराऊं तो ये दो पार्ट में, दो हाफ पार्ट में बढ़ जाएगा बेटा। या प्लेन से मैं इसके स्क्वायर के प्लेन से अगर मैं क्या बोलना चाहिए, एक प्लेन पास कराऊं तो ये दो बराबर भागों में बटेगा, मतलब यहाँ पे भी POS है, यहाँ पे भी POS प्रेजेंट है, और POS प्रेजेंट है तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकल क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकल इनएक्टिव है मतलब ये भी हमारा प्रकाशिक समायोजिता शो नहीं करेगा। यहाँ पर आते हैं, अब ये दो आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये मॉलिक्यूल जो है इसको ऐसा लिख दिया है उसने, लेकिन जनरली अगर मैं इसको देखूं अच्छे से तो एक्चुअल में इसको कैसा लिखा है, देखो ध्यान से। ओके, इसी को अब इसमें मैं समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा डाउट आएगा, इसलिए मैं ऐसे को ऐसे बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो, यहाँ पे जो दो सेम लिगेंड है, ये दो सेम लिगेंड है, वो कैसे 180 पे है। वैसे यहाँ दो बाइडेंटेड लिगेंड जोड़ा है, और दो सेम या मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो कैसे हैं, एक दूसरे से 180 पे हैं। और दो बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे जुड़े, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जरा, वो कंफ्यूज करने के लिए हमको स्ट्रक्चर ऐसे बना के दिया है। ये एथिलीन डाइएमीन जो है, एथिलीन डाइएमीन जो है वो कुछ ऐसे जुड़ा है, ये एथिलीन डाइएमीन है, ऐसे जोड़ दिया है उसने, एथिलीन डाइएमीन। एक मिनट, ओके, उसने ऐसे जोड़ दिया एथिलीन डाइएमीन को ऐसे करके, और यहाँ पे दो क्या लगे हैं आपके मोनोडेंटेड लिगेंड, ऐसे ही जुड़ा एक्चुअल में। तो बेटा यहाँ से एक बात बताओ, ये 180 पे है तो यहाँ से ऐसा प्लेन पास करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, ये 180 पे है तो यहाँ से एक प्लेन पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ से एक प्लेन पास करेंगे तो ये दो बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा। तो यहाँ पे भी POS है, लेकिन वो हमको देखो क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या करा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया। तो POS प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है मतलब ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो, सॉरी इनएक्टिव हो जाएगा।
और ऑप्टिकल इनएक्टिव है, मतलब ये भी प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करने वाला नहीं है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें ये इस टाइप से जुड़ा हुआ है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है और दो मोनोडेंटेड लिगेंड इधर और दो मोनोडेंटेड लिगेंड इधर। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको प्लेन से कट करने जाऊं, किससे, प्लेन से, तो प्लेन से कट करूंगा तो ये दो बराबर हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ऐसे कट करने जाऊंगा तो भी दो बराबर भाग में डिवाइड नहीं होने वाला। तो ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये जो फर्स्ट नंबर वाला मॉलिक्यूल है, इसमें केवल पीओएस एब्सेंट है, इस पे पीओएस एब्सेंट है, और पीओएस एब्सेंट है मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो प्रकाशिक समायोता ये प्रदर्शित करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ रहा है। देखिए ये आपको एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा। ये जो आपके पास कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स दिए हैं आपस में, ये कौन सी आइसोमेरिज्म में शो करेंगे, ऐसे करके आपको पूछा है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए, कौन सी आइसोमेरिज्म में शो करेंगे। देखो जरा ध्यान से समझना, ये ए जो है इस मेटल के साथ, ए वाला जो लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है दोनों ही, तो ये 180 पे जुड़े हैं, और दो बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कि अगर मैं यहाँ से प्लेन पास कर रहा हूँ ऐसे, तो ये दो बराबर भागों में बटेगा कि नहीं बटेगा। ठीक है, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल उसने इधर लिखा है, इधर जो लिखा है, यहाँ तो पीओएस प्रेजेंट है, यहाँ तो पीओएस प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर वो फिर अपने से क्या कर रहा है, फिर अपने को कंफ्यूज करने के प्रयास में है। ए एम और ए, मतलब यहाँ पे ए मोनोडेंटेड लिगेंड मेटल और ये मोनोडेंटेड लिगेंड, इनके बीच में कितना एंगल है, 180 का एंगल है। मतलब ये कौन सा फॉर्म दिया था उसने, ट्रांस, ये कौन सा फॉर्म दिया था, ट्रांस। बात सही है, ओके। यहां देखो उसने थोड़ा सा, उसने इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा 3D में रोटेट कर दिया है और उसका स्ट्रक्चर हमको बताया ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। तो देखो यहाँ पे भी एक एथिलीन बाइडेंट सॉरी एथिलीन डाइमीन लगाया, इधर भी लगाया। ठीक है जी, ओके, ठीक है, ऐसा रहा होगा। यहां पर देखो, यहां पर दो मोनोडेंटेड लिगेंड फिर से एक दूसरे से 180 पे है। ये जो मॉलिक्यूल है उसको घुमा दिया है थोड़ा सा, उसने थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर दिया है, और रोटेट करके उसने क्या करा, ये जो दोनों ए है जो भी एक्सियल पोजीशन पे दिखाई दे रहे थे, उसको उसने क्या कर दिया है, उसने उसको क्या कर दिया है, जैसे रोटेट किया तो वो किस पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं हमको, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए एम और ए, इनके बीच में अगर फिर से एंगल देखोगे आप, एम ए और ए के बीच में, तो कितना आएगा बताओ, 180 डिग्री आएगा। मतलब ये भी कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। हमको यहाँ पे डिफरेंस पूछा था, या प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप मत देखो, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप मत देखो, आप सीधे यहाँ पे किसकी बात करो, या सीधे आप देखो ये वाले एटम पे। देखो दोनों मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम है, मतलब इसमें मेटल से दो एथिलीन डाइमीन जुड़े और दो मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े। यहाँ पे भी दो एथिलीन डाइमीन लिगेंड जुड़े और दो क्या जुड़े, मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े। अब क्या बोल रहा हूं मैं, वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने बोला ए एम और ए के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180। यहाँ पर भी ए एम और ए के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 180। तो बेटा 180 का एंगल आ रहा है, तो ये भी ट्रांसफॉर्म और ये भी कौन सा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। मतलब यहाँ पर देखो लास्ट ऑप्शन क्या दिया, ना तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, भाई सीस और ट्रांस होता तो ज्योमेट्रिकल बोलते। ये पोजीशन आइसोमर भी नहीं होंगे क्योंकि पोजीशन में चेंज नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं है, लेकिन ये आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों तो ट्रांसफॉर्म है कि नहीं है। तो ये समान स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर है, समान स्ट्रक्चर है। क्लियर है सबको बात। चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर किस पे, 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या बोल रहा है, देखो विच कोऑर्डिनेट विल शो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आइसोमेरिज्म होगी। एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके ओके ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच कोऑर्डिनेशन, ओके, ये कहना क्या चाह रहा है, निम्न में से कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। ओके ठीक है, ये जो चार ऑप्शंस आपको दिए हैं उनमें आपको ये पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन सा कंपाउंड यहाँ पे शो करता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटा जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें दो डिफरेंट लिगेंड दिए होंगे, जैसे ये देखो एक कॉम्प्लेक्स ये है, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और एक दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ इस टाइप से दिया है। ठीक है, ये तो जब दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिए हो और इनमें मेटल के साथ जो लिगेंड दिए अगर उसका एक्सचेंज कराया जाए, जैसे यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे चलो मैं ना साइनाइड लिगेंड ले लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे साइनाइड लिगेंड एक नेगेटिव लिगेंड लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने क्या करा, ये साइनाइड लिगेंड को ऐसे ला लिया यहाँ पे 6, और यहाँ पे एमिन लिगेंड को इधर लेके चले गए, प्लेटिनम के साथ जोड़ दिया।
ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो जब भी दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेंगे और उनके लिगेंड का एक्सचेंज कराया जाएगा कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोला जाता है। तो यहाँ चार ऑप्शन में से कौन सा है? तो डी वाला, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया है? डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ दो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई दे रहे हैं और उनमें मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हैं वो भी कैसे डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे लिगेंड्स का एक्सचेंज कराया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। पीएनएसटी में 2019 पे क्वेश्चन आया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है देखिए, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिए, उनका आईयूपीएससी ने पूछा है। चलो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लेटिनम के साथ कितने एमीन जुड़े हैं? 4, और दो क्या जुड़े हैं? क्लोरीन। ठीक, प्लेटिनम के साथ 4 क्या जुड़े हैं? क्लोरीन। ओके, देखो ध्यान से, एक प्लेटिनम का जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और एक प्लेटिनम का जो है कैसा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब भी प्लेटिनम जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है, मतलब ये 6 कोऑर्डिनेट अगर बॉन्ड बनाता है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या हम बोलते हैं, वो कितनी होती है बेटा? 6 होती है। इसको याद रखना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी 6 होती है, तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसमें मेटल की, वो +4 होती है। कितनी होती है? +4। तो यहाँ पर देखो, प्लेटिनम जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसकी समन्वय संख्या 6 होती है और ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +4। ये डन है। ओके, अब ये +4 देखो, आप ध्यान से सुनना, इस कॉम्प्लेक्स पे एक चार्ज आने वाला है, वो कौन सा आएगा वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देता है, दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देता है, तो एक केटाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है और एक क्या होता है? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देख चुके हैं वीडियो में, और फिर एक क्वेश्चन आ गया। तो देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन मेटल की है, यहाँ पर ये तो न्यूट्रल लिगेंड है और ये देखो नेगेटिव लिगेंड है। कितने हैं? 2। एक पे कैसा चार्ज आएगा क्लोरीन पे? -1, तो 2 पे क्या आएगा? -2। तो ये -2 से +2 सॉरी -2 से +4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? +2। तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बताओ? +2 चार्ज आ जाएगा। यहाँ देखो, ये जो प्लेटिनम आपको दिखाई दे रहा है, वो 4 लिगेंड जुड़े हैं इससे। तो 4 लिगेंड जुड़े मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी इसकी? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब भी प्लेटिनम की रहती है, तो ऐसे में इसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 आता है। कितना आता है? +2। अब ध्यान से सुनना, लिगेंड कितने जुड़े हैं यहाँ पे प्लेटिनम के साथ? 4, और नेगेटिव लिगेंड है, -1 चार्ज आता है। तो ये 4 लिगेंड जुड़े तो -4 चार्ज, ये -4 से +2 को माइनस कर लो, तो कितना बचा चार्ज? -2। मतलब इस लिगेंड के ऊपर क्या आया? चार्ज -2। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स के इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आ रहा है? +2, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ रहा है? -2। तो ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स और ये कहलाता है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसका नाम लिखते हैं, तो पहले लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, फिर राइट वाले का लिखेंगे। तो लेफ्ट वाले में देखो, एमीन और क्लोराइड, एमीन और क्लोराइड दो लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन पहले आता है। तो क्या नाम लिखेंगे? 4 एमीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। और फिर क्या है यहाँ पे? प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कोऑर्डिनेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4। तो यहाँ पे अपन 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4। ठीक है, ये अभी पहले कॉम्प्लेक्स का नाम हुआ है, क्या लिखा? टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4। इस पे आते, अब लिखोगे यहाँ पे कितने लिगेंड है प्लेटिनम के साथ? 4। तो इसी के आगे आप लिखोगे टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब नेगेटिव यहाँ पे लिगेंड, कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज दिखाया अपन ने अभी? नेगेटिव चार्ज। तो अब प्लेटिनम का जो नाम है वो चेंज होके प्लेटिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। यहाँ नाम चेंज होता है मेटल का, याद रखना, प्लेटिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक, तो प्लेटिनेट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर मेटल की क्या है? 2। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 2। क्लियर? इतना चेक कर लो कहां पर दिया है, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कहां दिया है? ये तो टेट्रा क्लोरो लिख रहा है, गलत हो गया। टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, यहाँ तो डाइक्लोरो से चालू किया है, गलत हो गया ये भी। यहाँ पे टेट्रा क्लोरो से चालू किया, ये भी गलत हो गया। इसी पे आगे बढ़ते, टेट्रा एमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, डाइक्लोरो प्लेटिनम या डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4, फिर टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2।
ओके जी, बिल्कुल सही है। बी वाला करेक्ट आंसर है, आप लोगों का भी बिल्कुल सही आया होगा। पीएनएसटी में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो इसको आप अच्छे से करना, क्योंकि वेटेज वाला टॉपिक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, ऐसे बोल रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पर देखो, जब भी मेटल के साथ दो सेम लिगेंड आ रहे हैं, जब भी मेटल के साथ दो दो सेम लिगेंड आ रहे हैं, तो ऐसे केस में वहां सिस और ट्रांस होगी। मतलब ये वाला तो शो करेगा बेटा, ये वाला तो शो करेगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे प्लेटिनम के साथ दो एमीन और दो एक्वा लिगेंड आ रहे हैं, मतलब ये सिस और ट्रांस शो करेगा, इसलिए मैं इसको बना के नहीं बता रहा। दूसरा देखो, यहाँ पे कोबाल्ट के साथ दो इथिलीन डायमीन और दो क्लोरीन दिख रहे हैं, अरे भाई तो यहाँ पे भी सिस और ट्रांस होगा। पहले वाले में अगर हम बात करते तो पहले वाले में क्या था, प्लेटिनम के साथ दो एमीन और दो क्या थे, इक्वल लिगेंड थे, तो ये तो सिस फॉर्म हो गया था, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे थे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म लिखना है तो ये H2O, ये H2O एक दूसरे के 180 पे, ये NH3 और ये NH3 एक दूसरे से 180 पे, तो ये तो अपन कर चुके हैं। तो ये कौन सा फॉर्म होता है, ट्रांस। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट किया। दूसरा बी वाला जो है ये ऑप्शन, ये तो आपका गलत हो गया। बी में क्या था, CO, कोबाल्ट के साथ दो एथिलीन डायमीन लगा है। एथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ये एथिलीन बाइडेंटेड, एथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड, और इसके साथ क्या लगे हैं, दो क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन क्लोरीन देखो क्या है, एक दूसरे से 180 पे, तो इसको आप क्या बोल देते हो, ट्रांसफॉर्म। और यहीं पे कोबाल्ट के साथ अगर ये दोनों क्लोरीन को मैंने 90 पे कर दिया ऐसे, और यहाँ पे ये एथिलीन डायमीन बाइडेंटेड और यहाँ पे एथिलीन डायमीन बाइडेंटेड, तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन देखो कितने पे आ गए, 90 पे आ गए। यहाँ 90 डिग्री पे है यहाँ एंगल, और यहाँ क्लोरीन क्लोरीन पे कितना है एंगल, 180। तो 180 पे था तो ट्रांसफॉर्म, 90 पे है तो सिस फॉर्म, मतलब ये भी जीआई शो करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं तीसरे नंबर पे, देखो ये भी कुछ इसी तरह से है। कोबाल्ट के साथ 4 एमीन और 2 क्लोरीन लिगेंड जुड़े हैं, अंदर देखो आप। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, देखो जरा ध्यान से, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी आप क्या कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा है, 4 एमीन जुड़े हैं। कितने एमीन जुड़े हैं, 4। और इसके साथ दो क्या जुड़े हैं आपके, क्लोरीन जुड़े। तो देखो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक दूसरे से कितने पे, 180 पे, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस। और इसी को मैं एक और टाइप से बना सकता हूँ, देखो कोबाल्ट के साथ ये क्लोरीन और ये क्लोरीन 90 पे ले लो, और 4 NH3 आप ऐसे ले लो। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन 90 पे है, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस। तो ये भी सिस और ट्रांस, मतलब ये और ये जो है, ये तो सिस, ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया, मतलब ये भी जीआई शो कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन लास्ट वाला देखो, अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला जो है ये किस टाइप का है, जिसमें अपन ने, मैंने आपको बताया था, एम के साथ जब 6 के 6 सेम लिगेंड हो, एक कॉम्प्लेक्स ये याद रख लो, और दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था एम के साथ 5 सेम लिगेंड और एक डिफरेंट लिगेंड जुड़ा है मोनोडेंटेड वाले, तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे, इसको याद रखना, ये कभी भी जीआई शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 5 जो है सेम लिगेंड है और एक डिफरेंट लिगेंड है, तो यहाँ पे सीसो ट्रांस आप बता ही नहीं पाओगे। यहाँ सीसो ट्रांस नहीं बता पाओगे तो ये जीआई शो करेगा क्या, नहीं करेगा बेटा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो नहीं कर रहा है, डी वाला। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या बोला था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक लिगेंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रजाति है जिसके पास जो लिगेंड का ऐसा व्यवहार नहीं करती, तो वो बेटा करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे, ये तो नाइट्रोसिल है या नाइट्रोसोनियम आयन इसको बोलते हैं, नाइट्रोसिल या इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलेंगे। ये तो आपकी पाइरिडीन है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड के बारे में हमको क्या क्या पता है, लिगेंड के बारे में हमको क्या क्या पता है कि लिगेंड जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होनी चाहिए, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एलिमेंट होते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होती है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करना पसंद करती है, इसलिए इनको हम जो है क्या बोल सकते हैं
इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस। ये भी पूछा जा चुका है। तो लिगेंड जो होगा, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं किसी स्पीसीज को। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, लेकिन ये एमीन सॉरी अमोनियम आयन जो है, अमोनियम आयन में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास लोन पेयर मिसिंग होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एब्सेंट है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास नहीं है। आप लिख सकते हो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो डोनेट किसको करेगा भैया, डोनेट किसको करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ये डोनेट किसको करेगा, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो सीधी सी बात है ये लिगेंड की तरह यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, ये लिगेंड की तरह काम करने वाला यहाँ पे नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लूं बेटा। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। ओके देखिएगा जरा, एक कॉम्प्लेक्स दिया था, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम जल में डिसॉल्व करेंगे, किस पे, जल पे डिसॉल्व करेंगे, तो कौन सा टेस्ट देगा ये पूछ रहा है। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स जब जल में डिसॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको मैं यहीं पे बताऊंगा, चलो यहाँ बता देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पहले लिख लेता हूं मैं, CuNH3 होल 4, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्या है, सल्फेट। जब इसको वाटर पे डिसॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स जो है CuNH3 होल 4 ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2+ चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से सल्फेट आयन क्या हो जाएगा, सेपरेट होगा। तो देखो जब हम इसको जल में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयनन स्फीयर जो होता है, इसका जो आयनन स्फीयर होता है इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, उसमें एक एनायन है, तो ये एनायन सेपरेट होता है। ये एनायन क्या होता है, यहाँ पे सेपरेट होता है, या एनायन जो है वाटर में जाने के बाद ये सेपरेट हो जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि जब इस कॉम्प्लेक्स को जल में डिसॉल्व करेंगे तो कॉपर आयन का टेस्ट देगा। क्या कॉपर आयन सेपरेट हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं भैया, कॉपर आयन सेपरेट हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। तो ये कॉपर आयन सेपरेट नहीं हो रहा है, तो इसका टेस्ट तो नहीं देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, उपरोक्त किसी भी प्रजाति का टेस्ट नहीं देंगे। बेटा किसी का टेस्ट नहीं देंगे ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पे सल्फेट आयन आ रहे हैं तो सल्फर का टेस्ट देंगे। ये सल्फर सॉरी सल्फेट बोल रहा हूँ, सल्फर नहीं सल्फेट आयन का ये टेस्ट देंगे, बिल्कुल सही है। तीसरा, विल गिव टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, देखो ये सल्फेट आयन का टेस्ट देंगे। क्यों, क्योंकि वाटर में जाने के बाद क्या दे रहा है ये सल्फेट। एमीन या अमोनिया आयन का टेस्ट देंगे क्या, नहीं, क्योंकि वाटर में जाने के बाद ये NH3 थोड़ी ना रिलीज कर रहा है, जो आयन रिलीज करेगा वाटर पे जाने के बाद उसका टेस्ट देगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखते जाइए, समझते जाइए और सीखते जाइए। क्या है, पढ़ाते समय जो है हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के अलावा आपके ना तो कमेंट्स पढ़ने जाएंगे, ना तो आपकी जो भी डाउट्स क्यूरीज रहेगी वो तो लेंगे, आप उसको कमेंट में कर दीजिएगा, और जो भी अगर हमको समझ में आता है, जो बताने लायक चीजें रहेगी वो जरूर आपको बताएंगे, लेकिन प्रयास ये रहता है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। बेटा कितने टाइप के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, तो वो समझ लो आप पहले। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, ये जनरली हम लोग यहाँ पे डील करते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक जो है वो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको अष्टफलकी संकुल कहा जाता है, इसको अष्टफलकी संकुल कहा जाता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल के साथ स्क्वायर पे 4 लिगेंड जुड़े रहते हैं। एक स्क्वायर पे कितने लिगेंड जुड़ेंगे, 4, और स्क्वायर के ऊपर नीचे 2 लिगेंड जुड़ते हैं। मतलब कहने का ये है, प्लेन में 4 लिगेंड जुड़ेंगे ऐसे, और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे ये 2 लिगेंड जुड़ेंगे। तो प्लेन वाले जो बॉन्ड होते हैं बच्चों, इनको अपन इक्विटोरियल बॉन्ड बोल देते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और प्लेन के ऊपर नीचे वाले जो बॉन्ड होते हैं इनको अपन एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड। तो जब भी ऐसा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देगी जिसमें मेटल से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 6, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा, ये शो कर सकता है। इसमें अपन देखेंगे जीआई, क्लियर, इस पे जीआई देखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास वो होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर।
इसको हम बोलते हैं क्या, वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय यौगिक। ठीक है जी। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होता है, मेटल के साथ प्लेन में 4 लिगेंड ऐसे जुड़ते हैं। प्लेन में कितने लिगेंड जुड़ते हैं, 4। ये देखो, प्लेन में ऐसे 4 लिगेंड जुड़ जाते हैं, इनको आपस में अपन ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये देखो, तो एक स्क्वायर बनता है ये वाला। तो इसमें मेटल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहती है, इसमें मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं पूरा लिख देता हूं इसमें, इस पे मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, समन्वय संख्या जिसको हम बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। तो मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 होगी, क्यों, उसका क्या रीजन है, क्योंकि ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 4। क्लियर। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है मेटल की, यहाँ मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6, ये याद रखना है। अब यहाँ पे जो है ना ओरिएंटेशन जब हम चेंज करते हैं, यहाँ पे लिगेंड का ओरिएंटेशन अगर चेंज किया जाएगा स्पेस में, तो यहाँ पर हमको अलग अलग टाइप के जीआई मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास तीसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, अब ये टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे स्टीरियो चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये जो चतुष्फलकीय यौगिक जो होते हैं, इस पे मेटल के साथ 4 लिगेंड यहाँ पे भी जुड़ते हैं, 4 लिगेंड यहाँ पे भी जुड़ते हैं, लेकिन ये जीआई शो क्यों नहीं करता, उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ, ये जो चारों तरफ जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो सेम होता है, 109.28 डिग्री का। ठीक है, या 109.5 डिग्री का, या 109.28 मिनट्स का बोल सकते हो। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल पाया जाता है, तो ये लिगेंड को आप किधर से किधर भी हटाओ, ये बॉन्ड एंगल सेम आता है, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट सेम रहेगा किसमें, टेट्राहेड्रल में। इसी कारण से ये जो है ना, ये जीआई शो नहीं करता, ये जीआई शो नहीं करता। लेकिन यहाँ देखो, अगर मैं ये दो लिगेंड सामने के देखो, इनके बीच में एंगल देखो तो 180 डिग्री का है, और यहाँ लिगेंड, ये दो लिगेंड के बीच का एंगल देखो तो ये 90 डिग्री का है। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के एंगल आपको दिखाई देंगे, 90 डिग्री और 180 डिग्री। वैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो स्क्वायर पे जो लिगेंड होंगे उनके बीच में एंगल कितना आएगा, 90, और ये स्क्वायर के ऊपर नीचे वाले जो होंगे लिगेंड, इनके बीच एंगल कितना आएगा, 180। तो यहाँ बॉन्ड एंगल अलग अलग आ रहा है, यहाँ बॉन्ड एंगल कैसे आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो स्पेशियल अरेंजमेंट यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन यहाँ कैसा है, सेम है। यहाँ पे सारे दो, अगर बॉन्ड के बीच का एंगल, ये 3 बॉन्ड के बीच का, सॉरी 2 लिगेंड के बीच का अगर मैं एंगल निकालूंगा तो 109.28 मिनट्स ही आता है। क्लियर। इसलिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जीआई शो नहीं करते। तो आते क्वेश्चन पे देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले वही पूछा था उसने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिस कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेंगे, तो स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले ही नंबर पे आपका आंसर मिल गया भैया। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो यहाँ टेट्राहेड्रल दे दिया था दूसरे में, गलत हो गया, टेट्राहेड्रल नहीं आएगा। फिर यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल दिया था, ये भी नहीं हो सकता। फिर इसमें देखो यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल दिया था, तो टेट्राहेड्रल वाले में जो है जीआई नहीं पाई जाती, याद रखना है आपको। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, पीएनएसटी 2020 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है बच्चों, ये देखो, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता है तो बनेगा। यहाँ पे डेल नॉट ग्रेटर देन, सॉरी डेल नॉट लेस देन दिया हुआ है, पेयरिंग एनर्जी पी जो है यहाँ पर दिया हुआ है क्या देखो, डेल नॉट ग्रेटर देन पी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं, फिर D4 कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो है, ये आप ऐसे ही पहचान लोगे। ठीक है, तो जनरली हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप के हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। दो टाइप के हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग यहाँ एक कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं जरा बताओ, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसी को वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसमें जो लिगेंड जुड़ेगा बच्चों, वो लिगेंड कैसे जुड़ेगा बताओ, वो लिगेंड कैसे जुड़ेगा, वीक फील्ड लिगेंड जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, वीक फील्ड लिगेंड जुड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझो पहले कॉन्सेप्ट को। दो टाइप के पहले कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा बच्चों। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होता है, इस पे आपको क्या देखना है कि यहाँ पर बच्चों क्या होता है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यहाँ पे, वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। इसका क्या कारण है? तो इसमें मेटल के साथ ना यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड जुड़ता है। वीक फील्ड लिगेंड कैसे लिगेंड होते हैं? जो पेयरिंग नहीं कराते। तो पेयरिंग नहीं कराएंगे, वीक फील्ड लिगेंड जो है ये पेयरिंग करा पाएंगे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में? नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं बच्चों, ये पेयरिंग नहीं कराते हैं किस पे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? अभी एग्जांपल समझ में आएगा। और इस केस में याद रखना है कि पेयरिंग एनर्जी जो आपको दिया था, वो पेयरिंग एनर्जी डेल नॉट से ज्यादा होती है। पेयरिंग एनर्जी डेल नॉट से ज्यादा, यहाँ पे भी वही बोला था मैंने, साइन उसको ऐसे करके लिख दिया हूं। अब ये डेल नॉट क्या है? तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये चतुष्फल की संकुल की क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अब इसको समझिएगा, मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है तो होता क्या है जनरली? देखो मैं इसको एक नए पेज में बता दूं क्या आपको? ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लूं, इसी पेज को मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर एक क्या होगा, एक मैं आपको कोऑर्डिनेशन वो बता दे रहा हूं। ओके, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कोई मेटल है, मेटल के पास कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? 5। ठीक है, ये कोई डी ऑर्बिटल मान लो 3d ऑर्बिटल है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो ये डी ऑर्बिटल जो है ना, ये 2 सेट में बढ़ जाता है बेटा। जब इसके पास लिगेंड आते हैं तो ये कितने सेट में बढ़ जाता है? 2। ऊपर वाला जो सेट होता है इसको एजी सेट बोलते हैं ऑर्बिटल्स का, और नीचे वाला जो सेट होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसको बोलते हैं T2G सेट। कौन सा सेट बोलते हैं? T2G। अब ये T2G सेट में कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं? तो यहाँ आता है DXY, DYZ और DZX। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? पे चेक कर लेता हूँ पहले। ओके, DXY, DYZ और DZX। और यहाँ देखो, यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या है? DZ स्क्वायर। ठीक है जी। ये जो 2 डी ऑर्बिटल के बीच का गैप है ना, यहाँ पर ये गैप ज्यादा होता है। ये गैप क्या होता है? ज्यादा। ये गैप यहाँ पर जो होता है वो कैसे होता है? ज्यादा। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है, इसको आप लिख सकते हो लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। अब ये लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण क्या होता है कि जब यहां से आप इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, यहां जैसे उसने कितने लिया है? 4, तो मैं 4 ही लेता हूं। ये डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, ये 3d4 मान लो इसको, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराओगे तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तीनों में। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। अगर ये एनर्जी गैप कम होता तो पेयरिंग हो जाती, तो पेयरिंग नहीं होगी तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? सीधे ऊपर वाले में चले जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा एक्चुअल में वो कैसे आएगा, तो अपन इसको लिखेंगे, ध्यान से सुनना नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखो, जनरली अगर मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन ही समझा दे रहा हूँ, D1 कॉन्फ़िगरेशन रहे, D2 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, D3 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, D4 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, या D5 कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो कैसे करना है? देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? देखो अच्छे से, पहले T2G ऑर्बिटल में जा रहा है, उसके बाद EG में जाएगा। तो T2G में जाएगा और फिर कहां जाएगा? EG में। तो देखो जरा ध्यान से, T2G में यहाँ पे कितना जाएगा? 1, क्योंकि वही है, 1 ही है। और EG में कितना जाएगा? 0। EG में कितना जाएगा? 0। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छे से आप समझने का प्रयास करो, गलती नहीं होगी, आप अच्छे से सीख जाओगे। यहाँ पे D2 बोल रहा है, मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये T2G में पहले कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2, और EG में क्या रहेगा? 0। यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखिएगा, D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। मतलब D में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब T2G में पहले कितने जाएंगे? 3, और EG क्या रहेगा? अभी भी 0 रहेगा। ठीक है जी। अब D4 जैसे ही आता है, तो D4 जैसे ही आता है तो ध्यान से सुनना, D4 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन पहले यहां भरे जाएंगे T2G में, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग नहीं करेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर जो मेटल होगा उसके साथ बेटा कौन सा लिगेंड जुड़ा होगा? वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा होगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कराता है। यहाँ पर समझ में आया? ये लिखा हो ना मैंने, नो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है?
तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, इसके कारण ये पेयरिंग, पी फॉर क्या है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है? चलो बढ़ते आगे। तो देखना D4 के केस में क्या होता है, T2G3 और Eg में कितना इलेक्ट्रॉन चले गया 1, और ये क्या हो जाएगा T2G3 और ये क्या हो जाएगा Eg2। अब जैसे ही Eg में, अब जैसे ही Eg में यहाँ पे मान लो 5 कॉन्फ़िगरेशन आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Eg में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जैसे 3d6 आएगा तो अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हुए चलेगा यहाँ से, तो 3d6 में यहाँ पेयरिंग होगी, 7 में यहाँ होगा, 8 में यहाँ, 9 में यहाँ और 10 में यहाँ। तो उसी को मैं इधर आगे समझा रहा हूँ, आपको समझना जरा, इसी को मैं आगे समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो अब D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, D6, D7, D8, D9 और ये आ जाएगा D10। तो यहाँ बताओ T2G और Eg, मैं पहले लिख दे रहा हूं बेटा, उसके बाद इसको अच्छे से बताएंगे। T2G Eg, T2G Eg, T2G Eg और ये है T2G और ये क्या है Eg। देखो जरा ध्यान से, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, अगर Eg में कितने आए 2, अब पेयरिंग होना चालू होगी, मतलब T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर आठवां इलेक्ट्रॉन जब एंट्री मारेगा तो यहाँ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब T2G में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, तो 6 आ गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो जाएगा, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो Eg में आएगा, तो अब Eg में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3, यहाँ पे T2G में 6 और Eg में अब कितना हो जाएगा 4। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पूछा उसने क्या था, आपको पूछा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन था। क्लियर है? अब ये तो कॉम्प्लेक्स किस टाइप का मैंने लिया हूं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें आंसर मेरा क्या आ गया है, देखो जरा, ये पहला वाला हमारा आंसर आ चुका है बेटा, पहला वाला हमारा आंसर आ चुका है। देख लो एक बार, आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ से, ये देखो पहला वाला T2G3 Eg1। अब क्या इसमें, अब मैंने ये बताया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसी प्रकार से एक और कॉम्प्लेक्स होता है जिसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन उसकी क्वेश्चन पहले बन चुके हैं, नीट में बन चुके हैं, PNST में बन चुके हैं, तो मैं एक बार उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, दूसरे नंबर का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको मैं इसी स्लाइड में कंप्लीट करूंगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आंतरिक कक्षक संकुल, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, ये 3 नाम से इसको बुलाया जाता है। ठीक है जी, अरे ओके, देखिएगा जरा इस पे क्या क्या चीजें लिखना है। पहली बात आपको क्या लिखनी है कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने पहली बात आपको क्या लिखवाई थी कि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको लिखना है कैसे होंगे, मिनिमम होंगे। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो मेटल होगा उससे जो लिगेंड जुड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की क्या कहानी है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग कराता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की क्या कराता है बताओ, पेयरिंग कराता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर पेयरिंग हो जाएगी तो बेटा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये डेल नॉट इस बार ज्यादा है, डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा आएगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से। इसका मैंने फुल फॉर्म पहले वाली स्लाइड में बता दिया हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे डी ऑर्बिटल होंगे मेटल के, इसमें जब स्प्लिटिंग होगी तो ये अभी भी 2 सेट में ही बटेगा, एक Eg सेट और एक क्या बटेगा T2G सेट। ठीक है, T2G सेट में कितने ऑर्बिटल आते हैं 3, Eg सेट में कितने होते हैं 2। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है, इस बार इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो स्मॉल एनर्जी गैप होता है, स्मॉल एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए पेयरिंग क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। तो यहाँ देखो, अगर इस बार मैंने 3d4 कॉन्फ़िगरेशन लिया तो इस बार होगा क्या, समझना थोड़ा सा। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 फील हुआ, ये 2 और ये 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यही एंट्री मारेगा बेटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। इस बार क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को मैं यहीं बता देता हूँ, ध्यान सुनना।
अगर D1 से लेकर के D10 तक जाओगे, D1, D2, D3, D4, D5, यहां पर आते हैं D6, D7, D8, D9 और ये है D10। ठीक है, तो यहां देखो स्टार्टिंग वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग वाले में कोई दिक्कत नहीं का मतलब क्या है, T2G में, जैसे T2G और EG की बात करूं मैं, तो D1 में तो T2G में 1 जाएगा, EG में 0। यहाँ पे देखो T2G में कितना जाएगा 2, EG में क्या जाएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं। T2G में कितने जाएंगे 3 और EG में कितना जाएगा 0। लेकिन D4, D5 से अब देखो कहानी क्या होगी कि D4 में ना पेयरिंग होगी, फिर D4 में T2G में कितने जाएंगे 4, फिर D5 में कितने जाएंगे T2G में 5, और फिर D6 आएगा तो T2G में कितने जाएंगे 6। पहले T2G फील होगा, यहाँ पे T2G क्या होगा फील होगा। तो बताओ यहाँ T2G में कितने आ गए 4 और EG में कितना आया 0। यहाँ D5 में क्या होगा, T2G में पहले पूरे 5 जाएंगे, EG में क्या जाएगा 0। यहाँ पे आओ 6 पे, तो यहाँ T2G में पूरे 6 चले गए और EG क्या है अभी तक 0। अब 7 के बाद से जब कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो ऐसे केस में EG पे इलेक्ट्रॉन फील होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ T2G 6 और ये EG क्या हो गया 1। अब यहाँ देखो T2G क्या हो गया 6 और ये EG क्या हो गया 2। यहाँ बताओ T2G क्या हो गया 6 और EG क्या हो गया 3, और यहाँ बताओ T2G क्या हो गया 6 और EG क्या हो गया बताओ 4। तो ऐसे आपको फील करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर करना कि इतने कॉन्सेप्ट में साथ ही साथ क्वेश्चंस के बताते जा रहा हूँ। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो ये कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास अब आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये जो साइनाइड लिगेंड है, ये साइनाइड बोलो थायोसाइनेट, इसको अगर देखो ध्यान से समझना, अगर इसमें SCN जो है इसमें क्या हो रहा है, अगर मान लो यहां मेरे पास मेटल है, इस मेटल को इसकी साइनाइड वाली डोनर साइड इसको डोनेट कर रही है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो स्पीसीज है इसको अपन बोलते हैं थायोसाइनेटो एस, इसको थायोसाइनेटो क्या बोल देते हैं एस। लेकिन मेटल को अगर इस मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन वाला डोनर साइड क्या करे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसके साथ, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों थायोसाइनेटो एन। इसको थायोसाइनेटो क्या बोलते हैं एन। क्लियर है, ये मैंने पहले ही बताया था। ये कौन से लिगेंड है, ये दोनों एम्बीडेंटेड है। कौन से हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड को आप एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हो जिसके पास 2 डोनर साइड होती है, लेकिन वन टाइम में 1 डोनर साइड का यूज वो करती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, जो SCN लिगेंड है इसमें अगर नाइट्रोजन जो है, इसमें यदि नाइट्रोजन सेंटर एटम से जुड़ा है तो लिगेंड का नाम क्या होगा। अब नाइट्रोजन जुड़ा है सेंटर एटम से, देखो नाइट्रोजन सेंटर एटम से जुड़ा है तो इसको थायोसाइनेटो एन बोलेंगे, मतलब आंसर हो जाएगा डी वाला। आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका लिंकेज आइसोमर होगा। अब लिंकेज आइसोमर बेटा ये बड़ा सिंपल है। लिंकेज आइसोमर में क्या देखना है, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर दिए जा रहे और उसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड दिए हैं, मतलब एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन से, देखो या तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था SCN, इसी के साथ क्या दिया होगा NCS। यहाँ पे देखो आपको दिया होगा NO2 या फिर दिया होगा ONO। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया होगा साइनाइड ये, या यहाँ पे दिया होगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पे दिया होगा CNO या दिया होगा ONC। देखो डोनर साइड अगर सल्फर होगी और यहाँ नाइट्रोजन होगी, ये मैंने एम्बीडेंटेड लिगेंड लिखा हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो आपको दिए हैं उनमें ऐसे एम्बीडेंटेड लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है, मतलब वहां लिंकेज आइसोमेरिज होगी, ये याद रखो। क्या यहाँ पे आपको कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड दिख रहा है, इन चारों में से नहीं दिख रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, हटाओ। यहाँ पर देखो ये नाइट्रेट दिख रहा है, एमीन दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एमीन और सल्फेट, नहीं जी यहाँ पे भी ये वाले एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, मतलब वहां लिंकेज आइसोमेरिज नहीं है। यहाँ देखो क्लोरीन और अमोनिया दिख रहा है, यहाँ पे प्लेटिनम और अमोनिया दिख रहा है, नहीं ये भी गलत बात है। यहाँ देखो लास्ट वाले में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, थायो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, था थायोसाइनेटो एस और थायोसाइनेटो एन। तो ये क्या है,
थायोसाइनेटो N ये दिखाई दे रहा है आपको। और वहां पे सेकंड वाले में देखो इसी को चेंज कर दिया है, केवल इसी को चेंज कर दिया है, डोनर साइड चेंज कर दिया है बस। तो डोनर साइड अगर चेंज करके लिगेंड को कॉम्प्लेक्स में रीअरेंज किया जा रहा है, ऐसा कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमर कहलाएगा, या ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो लिंकेज आइसोमर कहलाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी वाला। केवल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में उसने एक लिगेंड की डोनर साइड को चेंज किया है, यहाँ नाइट्रोजन डोनर साइड है, यहाँ क्या है, सल्फर है, इसी कारण से इसको लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 20 नंबर पे देखो जरा ध्यान से, ये स्टार्टिंग में ही मैंने ये क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, तो ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था आपको, ठीक है। इसमें मैंने बताया था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आपको पूछा गया है करके, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था, तो बेटा आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको जैसे के वैसे रख दो। 5 यहाँ पे इक्वल लिगेंड है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, तो 5 इंटू 0 कर दो, प्लस ये नाइट्रोसिल जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, तो इसको +1 लिखा, प्लस ये जो सल्फेट है ये एक ही ग्रुप है और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, इक्वल टू क्या लिखोगे, 0। तो बताओ Fe यहाँ पे क्या होगा, +1 और ये -2, तो ये +1 और ये क्या है, -2 इक्वल टू 0, तो ये Fe -1 इक्वल टू 0, तो Fe इक्वल टू +1 हो जाएगा बेटा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +1, बी वाला करेक्ट आंसर है, बहुत आसानी से सभी से बन जाना चाहिए, ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, देखिएगा एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें ई जो है यहाँ पे, ई जो है यहाँ पे ये मेटल है, सेंट्रल मेटल है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल है, केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु है, ठीक है जी। इसके साथ कुछ लिगेंड जुड़ा है और क्या पूछा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, ये ई को जो है अपन सेंट्रल मेटल बोल रहे हैं, इसके साथ एथिलीन डाइएमीन 2 लगा दिया है और एक लगा दिया है ऑक्सिलेट, एक क्या लगा दिया है, ऑक्सिलेट। अच्छा, और इसके बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक NO2 ग्रुप लगा दिया है, क्या लगा दिया है, एक नाइट्रेट ग्रुप या NO2 ग्रुप लगा दिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, देखो जरा, ये 2 बाइडेंटेड लिगेंड है और एक बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब 3 बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड है तो 6 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो 3 बाइडेंटेड लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेंट्रल मेटल है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे कितने बन रहे हैं, 6। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर को इधर लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है समन्वय संख्या, कितनी आ गई, 6। अब देखो इसकी अगर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ई को जैसे के वैसे लिखेंगे, एथिलीन डाइमीन कितने, 0, और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, 0, प्लस ऑक्सिलेट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2, प्लस नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1, इक्वल टू क्या होगा, 0। बढ़ते हैं ई, यहाँ पे देखो -2 और ये -1 कितना हो जाएगा, -3, इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू -3 राइट जाएगा तो +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसकी कितनी आएगी, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +3। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 और +3, बी वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपसे भी आया होगा ऐसी उम्मीद है, और नहीं आया है तो फिर आप निकाल के देखो, प्रैक्टिस करो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 पे। अच्छा, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, FeCO5 का IUPAC नेमिंग, FeCO5 का IUPAC नेमिंग। अब देखो ये जो CO5 है ये कार्बोनिल है, और कार्बोनिल लिगेंड जो होते हैं वो तो कैसे होते हैं आपको पता है, न्यूट्रल होते हैं। 5 दिए हुए हैं तो इसका नाम अपन लिखते हैं पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। और ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जो आयरन है, Fe को अपन यहाँ लिखेंगे आयरन, इसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। और देखो ये न्यूट्रल लिगेंड जुड़े हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना मेटल की वो 0 होगी। न्यूट्रल लिगेंड जुड़े हैं तो न्यूट्रल लिगेंड की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होती है, 0, और 0 है तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी 0 रहेगी, चेंज होने वाली नहीं है। तो ये चेक कर लो आप जल्दी से, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं, 2 ऑप्शन में। यहाँ पे देखो आयरन का नाम चेंज कर दिया, फेरेट नहीं होगा बेटा, फेरेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एनाइनिक लिगेंड नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइनिक होता तो लास्ट में अपन आयरन का क्या करते, फेरेट, लेकिन यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स ना तो एनाइनिक है ना तो कैटाइनिक है, न्यूट्रल है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं होता उसको उदासीन यौगिक या उदासीन संकुल कहा जाता है, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में क्या बोल रहा है देखिए जरा,
क्वेश्चन नंबर 23, एक कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है बेटा आपसे। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे प्लेटिनम मेटल दिया है, इसके साथ दो एथिलीन डायमीन दिया है और इस पे चार्ज क्या लगाया है 2+, क्या लगा दिया है 2+। अब एथिलीन डायमीन सबको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है एथिलीन डायमीन का सूत्र, ये एथिलीन डायमीन बनाया मैंने आपके सामने। इसमें दो डोनर साइड होती है, मेटल से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये एथिलीन डायमीन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो डोनर साइड है, जिससे वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ यहाँ पे कितने एथिलीन डायमीन जुड़े हैं, दो। तो एक दो बॉन्ड बनाएगा तो दो कितने बनाएंगे, 4। इसी कारण से प्लेटिनम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी बेटा वो 4 आएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने बनेंगे मेटल के साथ, 4। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये तो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, कितने, 2। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। इक्वल टू करो और जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे उसको यहाँ इक्वल पे लिख लो, तो +2 चार्ज आ गया। तो प्लेटिनम इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2। तो चार्ज यहाँ पे जितना था वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, +2। तो आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। आप सभी से आंसर आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपसे सारी चीजें बन जाएगी। एक क्वेश्चन और बचा हुआ था, वो देख लीजिए। एक कॉम्प्लेक्स दिया है यहाँ पे और उसका यूपीएससी नेम पूछा है। चलो कोई नहीं, ये भी बना लेते हैं, इतने सारे बनाए तो। CONO2, यहाँ पे NH3 होल 5 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद दिया है Cl2। आप यहाँ कोऑर्डिनेशन, अच्छा यहाँ पर आप अगर सॉरी यहाँ पे मेटल की आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसकी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये -2 तो -3 जाके बनेगा +3, राइट पे जाएगा तो +3। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की क्या आएगी, +3। अब ये नाइट्रो और ये एमीन दोनों लिगेंड में किसका नाम पहले लिखोगे, एमीन। कितने एमीन है, 5, तो लिखेंगे पेंटा, फिर लिखेंगे एमीन। और यहां देखो ये नाइट्राइट ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, इसको अपन नाइट्राइटो लिखते हैं। अगर नाइट्रोजन डोनर साइड है तो इसको अपन लिखते हैं नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, और नाइट्रोजन डोनर साइड है तो एन लिख देते हैं। तो पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन। उसके बाद मेटल कौन सा था, कोबाल्ट। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम जैसे कि वैसे लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इसके बाद कितनी आएगी, +3 है तो 3 लिख देंगे रोमन अंकों में। और लास्ट में क्लोरीन एनायन है तो इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो यहाँ पे बताओ, नाम चेक कर लो आप जल्दी से। पेंटा एमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड है, तो पहला वाला हो सकता है क्या, पेंटा एमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वेरी गुड, जितने बच्चों का आंसर सही आया है बहुत बढ़िया है, ठीक है। और आप लोग जो है कंटिन्यू जो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हो बेटा, है ना, वो बिल्कुल आप जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा सारे वेटेज वाले टॉपिक जो होंगे उनके प्रॉपर नीट के और पीएनएसटी के क्वेश्चन के पीवाईक्यू सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़िए और आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए हर सब्जेक्ट की और उसमें आप सेपरेट सेपरेट सॉल्यूशन करके जाओ। इसका आपको बेनिफिट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सेम आएगा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत कम टाइम होता है जबकि सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करता है। कॉन्सेप्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रीवियस में कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनको कैसे अपन डील कर रहे हैं कम से कम टाइम में, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप हमसे जुड़िए और अच्छे से पढ़िए, लगातार पढ़िए और आगे भी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।